नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक दैट्स योर गैस्ट्रोलेशन। आपको ध्यान में होगा दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट द ब्लास्टोलेशन इन द इम्प्लांटेशन। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट्स योर गैस्ट्रोलेशन। सबसे पहला दोस्तों इसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि गैस्ट्रोलेशन आखिर होता क्या है। तो गैस्ट्रोलेशन का सिंपल सा मतलब होता है इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो आपको पता है इसका जो पहले का स्टेज था दैट वाज द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, सो बेसिकली हियर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ व्हाट ब्लास्टोसिस्ट इनटू द गैस्ट्रोला। तो जब आपका ब्लास्टोला या फिर सिंपल बोलो ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रोला में कन्वर्ट होता है ना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलेशन। ओके, जैसा कि आपने देखा था ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ब्लास्टोला में देयर इज अ कैविटी, दैट्स कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। दोस्तों ये मैंने ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है। अब ये जो ब्लास्टोसील है ना, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली एक दूसरे कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है। उस कैविटी को कहते हैं हम गैस्ट्रोसील। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लास्टोसील है, that blastocyst will get converted into the another cavity that's called gastrocele। इसमें हम क्या कहते हैं दोस्तों, गैस्ट्रोसील। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोला फ्रॉम ब्लास्टोला इज कॉल्ड गैस्ट्रोलेशन। बट एग्जैक्टली गैस्ट्रोलेशन के दौरान होता क्या है, मतलब ये प्रोसेस है क्या। तो प्रोसेस देखो बहुत ही सिंपल सा है। सो ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर। तो अल्टीमेटली दोस्तों गैस्ट्रोलेशन इज नथिंग बट दी इट्स अ प्रोसेस ऑफ formation of three germ layers। Okay, so the process of formation of three germ layers called गैस्ट्रोलेशन। अब कौन कौन सी तीन जर्म लेयर्स है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझदार हो, आपको मालूम है। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, दूसरा आपके पास है दोस्तों मीजोडर्म, थर्ड वी हैव एंडोडर्म। तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमारा पहले ये लेयर बनेगा, इसके बाद ही क्या होता है ऑर्गेनो जेनेसिस, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। सो पूरे गैस्ट्रोलेशन के दौरान यही होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म मीजोडर्म इन दी एंडोडर्म। अभी गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट कब होता है। ओके, सो दिस गैस्ट्रोलेशन begins on 8th डे। याद रखना दोस्तों, 8th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन, ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 8वें दिन आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, हम बोलते हैं कि गैस्ट्रोलेशन 8वें दिन से स्टार्ट हो जाता है, बट एग्जैक्टली गैस्ट्रोलेशन 8वें दिन से स्टार्ट नहीं होता। एक्चुअल गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट फ्रॉम 15th डे। ओके, तो तीसरे वीक में, यानी कि 14 दिन खत्म हो गया, 2 हफ्ता खत्म हो गया, तो जब तीसरा वीक लगता है ना, यानी कि 15th डे, वहां से क्या होता है दोस्तों, आपका एक्चुअल गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट होता है। अब आप बोलोगे तो 8वें दिन में क्या होता है। 8वें दिन में ना दोस्तों, ये जो इनर सेल मास है ना, इसमें कुछ अरेंजमेंट आपको देखने मिलते, वो क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअल गैस्ट्रोलेशन, ओके, एक्चुअल begins or actual gastrulation start, actual gastrulation start और begins on 15th डे। ये ध्यान देना दोस्तों, 15वें दिन से ये एक्चुअल में स्टार्ट होता है। ओके, ऑफिशियली हम बोलेंगे तो ये 15वें दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 8 से लेके 14 दिन तक क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया है। रिमेंबर स्टूडेंट, ऑन 15th डे what happened, there is a formation of one very important structure that's called primitive streak। remember, गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट हो रहा है, कैसे इनिशिएट होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो जिस दिन प्रिमिटिव स्ट्रिक बनना शुरू होगा ना, उसी दिन से आपका गैस्ट्रुलेशन भी स्टार्ट होता है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक अकर ऑन 15th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो पता कैसे चलता है, ऑन 15th डे व्हाट हैपेंस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट्स कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ primitive streak। And remember student, formation of primitive streak marks the
बिगनिंग ऑफ एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन। तो हम बोल सकते हैं एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन आपका स्टार्ट होता है 15वें दिन। ऐसा क्या होता है 15वें दिन? सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव स्ट्रिंग। ओके, अब दोस्तों चले आते हैं जैसे मैंने बताया कि ये 8वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा है दिस अ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। तो मैंने आपका ब्लास्टोसिस्ट ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। अब देखो इसके आगे का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स आपको देखने मिल रहे हैं। हियर वी हैव दिस ब्लू कलर इनर सेल मास, और इसके अराउंड में जो आपको ब्लैक कलर का लेयर दिख रहा है दोस्तों, दिस वन इज योर ट्रोफोब्लास्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली स्टूडेंट, रिमेंबर योर ट्रोफोब्लास्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये कहीं पर भी किधर भी एम्ब्रियो बनाने का काम नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ट्रोफोब्लास्ट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका मतलब क्या पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है ना किससे डेवलप होगा? इनर सेल मास। मैंने आपको बताया है इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोनल नॉब। मतलब पूरा का पूरा एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है आपका? इनर सेल मास। तो हमको इनर सेल मास पे ही फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाउ व्हाट हैपन, द लोअर मोस्ट सेल्स ऑफ द इनर सेल मास बिकम्स फ्लैट। ओके, यानी कि इसके जो सबसे नीचे के सेल्स है ना दोस्तों एकदम फ्लैट हो जाते हैं। एंड वंस दे बिकम फ्लैट नाउ दे आर कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोब्लास्ट। तो देखो मैं सेकंड स्टेज का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये तो पहला स्टेज का डायग्राम जो कि आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जो सेकंड स्टेज है जहां पे कि आपका जो लोअर सेल्स है ना वो क्या हो जाएगा? एकदम फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा फटाफट ये ड्रॉ कर लेता हूँ। दीज आर दी सेल्स ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट है फ्रेंड्स। ओके, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया द लोअर सेल्स बिकम्स व्हाट? फ्लैट। तो ये क्या हो गए दोस्तों? आपके सेल्स फ्लैट हो गए। एंड एज सुन एज दे बिकम्स फ्लैट नाउ दीज फ्लैट सेल्स आर कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइपोब्लास्ट। ओके, अब बाकी के सेल्स का क्या होता है? सो द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द इनर सेल मास बिकम्स कॉलमनर। ये बड़े बड़े पिरामिड शेप के हो जाते हैं। ओके, सो द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द इनर सेल मास बिकम्स कॉलमनर। तो ये कुछ इस तरह के कॉलम जैसे बन जाएंगे। इन दीज कॉलमनर सेल्स आर कॉल्ड एपीब्लास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एपीब्लास्ट। ओके, तो ये बन गया आपके कॉलमनर सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड एपीब्लास्ट। समझ में आया? अब देखो दोस्तों ये जो दो लेयर्स बन गया आपका ना, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अब जो एम्ब्रियो है इट इज बायलैमिनर। बायलैमिनर का मतलब होता है दो लेयर वाला आपका एम्ब्रियो। नीचे की तरफ आपका हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ जो कॉलमनर सेल्स आपको दिख रहे हैं ना ये क्या है? आपका एपीब्लास्ट। लेट मी राइट हियर हाइपोब्लास्ट। यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं आपके? फ्लैट। सो फ्लैट सेल्स। In case of epiblast friend, here the cells are columnar. Okay, so columnar cells. यहाँ पे cells कैसे होते हैं? columnar. एक बात और बता दो दोस्तों, hypoblast again does not participate in the formation of any of the germ layer। मतलब हाइपोब्लास्ट से आपका न तो एक्टोडर्म बनता है, न तो मीजोडर्म बनता है, न तो एंडोडर्म बनता है। इन शॉर्ट हाइपोब्लास्ट का एज सच कोई खास रोल नहीं है इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसका मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे बनता है? एपी ब्लास्ट। दैट मीन दिस एपी ब्लास्ट विल गिव राइज टू दी जर्म लेयर। तो जितने भी जर्म लेयर्स है दोस्तों वो आपके किससे बनने वाले हैं? फ्रॉम दी एपी ब्लास्ट। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर हाइपोब्लास्ट does not participate in the formation of any of the germ layer. Instead, it is the epiblast which helps in the formation of all three germ layer। तो चाहे एक्टोडर्म हो, चाहे मीजोडर्म हो, चाहे एंडोडर्म हो, ये तीनों के तीनों किससे बनेंगे? तो आपके एपीब्लास्ट से ही बनेंगे। समझ में आया? अब देखो अगला स्टेज में क्या होगा दोस्तों, अब ये जो एपीब्लास्ट है ना इस एपीब्लास्ट के अंदर देयर इज अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल कैविटी। यहाँ पे एक छोटा सा कैविटी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मैं इसका नेक्स्ट स्टेज अभी ड्रॉ करूंगा फ्रेंड। तो देखो ये डायग्राम है इसका नेक्स्ट स्टेज का। सो वी हैव अ नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दूं आपके लिए। सो दीज आर दी सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट।
ओके। और जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड, हियर ये नीचे के आपके फ्लैट सेल्स, अबे फ्लैट सेल्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझदार हो, ये आपका हाइपोब्लास्ट। इसके ऊपर आपके कॉलमनार सेल्स है, सो दीज आर दी कॉलमनार सेल्स। तो मैं इसको देखो वापस से कॉलमनार सेल्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, हियर आल्सो देयर इज अ columnar cells। अब जैसा मैंने आपको बताया, here there is a appearance of what, a small cavity within this epiblast। इसके अंदर दोस्तों एक छोटी सी कैविटी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी कैविटी बना रहा हूँ। ओके, एंड दिस कैविटी इज एक्चुअली योर एमनियोटिक कैविटी। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका बन रहा है एक नया कैविटी बन रहा है। ये जो कैविटी आपको दिख रही है ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। ये बन गया दोस्तों आपका एमनियोटिक कैविटी। अब क्या होगा फ्रेंड, धीरे धीरे जो ये अमनियोटिक कैविटी है, नाउ व्हाट हैपन, साइज ऑफ दिस अमनियोटिक कैविटी स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब ये साइज बढ़ेगा ना, अल्टीमेटली कैविटी क्या करेगी, दिस कैविटी विल डिवाइड द एपिब्लास्ट इनटू दी टू लेयर्स। ओके, अब इस कैविटी की वजह से ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके दो लेयर्स बन जाएंगे, एक तो लोअर, दूसरा आपका अपर। तो देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेयर्स को ही बना देता हूँ, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेज मैं यहीं पे ड्रॉ करूंगा, मेरे को वापस से सेम डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैविटी को एनलार्ज कर देता हूँ। अब जैसे जैसे कैविटी एनलार्ज होती जाएगी दोस्तों, इसका थोड़ा सा शेप चेंज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो कैविटी अभी आपकी एनलार्ज हो जाएगी। ओके, सो ये देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ कैविटी। ये कैविटी पूरी तरह से आपकी एनलार्ज हो गई। ठीक है, अब इस कैविटी के ऊपर के जो सेल्स बन गए ना दोस्तों, ओके, जो रूफ है, यानी कि इसका जो रूफ अगर आप देखो तो यहाँ पे भी कुछ आपके सेल्स है। जैसे मैंने आपको बताया, दिस कैविटी विल स्प्लिट दिस एपिब्लास्ट इनटू दी टू लेयर, द रूफ एंड दी फ्लोर। तो जो फ्लोर होगा ना, द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी विल हैव अगेन कॉलमनर सेल्स। और ये जो कॉलमनर सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, नाउ दिस कॉलमनर सेल्स आर एपीब्लास्ट। ये क्या बन गए आपके एपीब्लास्ट। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ इसका एपीब्लास्ट। ओके, जबकि इसके नीचे जो सेल है, ये आपको बताने की जरूरत है, फ्लैट सेल्स, दीज आर दी हाइपोब्लास्ट। ये क्या दोस्तों आपका हाइपोब्लास्ट। बाकी जो ऊपर की जो आपको दिख रही है, आप थोड़ा थोड़ा ये जो सेल्स है ना फ्रेंड, ये फ्लैट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपके फ्लैट, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो दब रहा है ना, स्क्वीज हो रहा है, इस वजह से ये सेल्स कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा ये ऐसे चपटे हो जाते, फ्लैट हो जाते। ओके, और ये जो सेल्स बन गए आपके, नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड amniogenetic cells। इसको हम क्या कहते हैं, amniogenetic cells। so these are the amniogenic cells। remember student, these amniogenic cells in future will give rise to the extra embryonic structure called amnion। इनसे क्या बनेगा आपका एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है एमनियन। ठीक है, और ये जो एमनियन है फ्रेंड, दिस एमनियन एनक्लोजेस अ कैविटी, दिस एमनियन एनक्लोजेस अ कैविटी, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। तो ये जो कैविटी आपको दिख रहा है ना फ्रेंड, यही आपका क्या है, दिस इज योर एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी। ओके, एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट, दिस इज नॉट एम्प्टी, ये खाली नहीं होता है। दिस एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये किससे भरा होता है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये भरा होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड से। आई थिंक फ्रेंड यहां तक आपको क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आया होगा। अब देखो इसके आगे क्या होने वाला है, ये जो हाइपोब्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, नाउ द सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे विल प्रोलिफरेट। ये अपने आप को क्या करेंगे, फैलाएंगे। ओके, नाउ द डिवीजन अकर्स इनटू दिस हाइपोब्लास्ट सेल्स। तो इसका मैं नेक्स्ट स्टेज फ्रेंड ड्रॉ करो, इधर में थोड़ा ध्यान देना, अभी इसका नेक्स्ट स्टेज में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन ये कुछ ऐसा ही रहेगा डायग्राम, थोड़ा सा आपको चेंज देखने मिलेगा इधर। सो इस नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा दोस्तों, तो जो आपका हाइपोब्लास्ट है ना वो प्रोलिफरेट होगा। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपका ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो ये रहा मेरा साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, एंड हियर वी हैव अ फ्लैट सेल्स। तो ये जो आपके फ्लैट सेल्स आपको दिख रहे, दीज आर दी, तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये आपका हो गया हाइपोब्लास्ट, दीज आर दी
हाइपोब्लास्ट। ओके, इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया वी हैव कॉलमनर सेल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है दोस्तों हमारे पास, वी हैव कॉलमनर सेल्स। ओके, और ये कॉलमनर सेल्स दे आर फॉर्मिंग व्हाट, योर एपिब्लास्ट। इसके ऊपर वी हैव अ कैविटी। यहाँ पे आपका फ्रेंड क्या प्रेजेंट है, कैविटी। ओके, दिस इज योर एमनियोटिक कैविटी। इसके अलावा इसके ऊपर आपके हैं एमनियोजेनिक सेल्स। हियर वी हैव एमनियोजेनिक सेल्स। ओके, तो ये सेम यही स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया, नाउ द सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट proliferate. So here what happen? They divide and proliferate. अब इनका डिवीजन होगा और ये proliferation भी आपको डिवीजन होगा प्लस ये proliferation होगा. Okay. Remember student, upon proliferation they forms a lining around the inner margin of your साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसके इनर साइड में क्या करेगा, एक लेयर बना देगा। कौन, हाइपोब्लास्ट। तो देखो यहाँ पे इसका डिवीजन स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ये लाइनिंग बनाएगा। सो हियर दिस स्टार्ट फॉर्मिंग अ लाइनिंग अराउंड द इनर मार्जिन ऑफ योर साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसके इनर मार्जिन पे क्या किया, इसने पूरा एक लाइनिंग बना दिया। अब ये लाइनिंग बनने की वजह से अगर आप देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक नया कैविटी आपका बन गया। ओके, अब ये जो कैविटी बना है ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड प्राइमरी योक सैक। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी योक सैक। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने प्राइमरी योक सैक लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी भी बनेगा, लेकिन हम सेकेंडरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखो हियर दिस हाइपोब्लास्ट सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग, दे प्रोलिफरेट अराउंड द इनर मार्जिन ऑफ योर cytotrophoblast and encloses a cavity and this cavity is called what, a primary yolk sac। अब देखो यहाँ पे एक नया लेयर भी तैयार हो गया, ये दिख रहा है आपको, एक नया लेयर बन गया है। दिस न्यू लेयर इज कॉल्ड ह्यूशर्स मेम्ब्रेन। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, आपको याद रखना पड़ेगा। दिस न्यू लेयर इज कॉल्ड ह्यूशर्स मेम्ब्रेन और यू कैन से द ह्यूशर्स लेयर। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ह्यूशर्स लेयर। समझ में आया। यहाँ पे ध्यान देना, आपके दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बन चुके हैं। एक तो आपका बन गया अम्नियन, दूसरा क्या बन गया दोस्तों, आपका प्राइमरी योक सैक। ओके, अब देखो इसके बाद क्या होता है, तो इसके आगे का स्ट्रक्चर दोस्तों, ये जो प्राइमरी योक सैक यानी कि ये जो आपका ह्यूशर मेम्ब्रेन है ना, इसके सेल्स और डिवाइड होंगे। ओके, यहाँ पे सेल्स और डिवाइड होंगे एंड दे स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग बिटवीन द स्पेस। अब देखो ना, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, अभी खाली जगह एग्जैक्टली है क्या, तो आपको अभी बता देता हूँ। ये कैविटी आप देख रहे हो ब्लास्टोसील। ओके, ये पूरा का पूरा आपका ब्लास्टोसील ही था। ओके, इनिशियली ब्लास्टोसील ही था, लेकिन जब इसके सेल्स डिवाइड होकर प्रोलिफरेट होना शुरू हुए ना, तो यहाँ से एक नया कैविटी बन गया। उस कैविटी को हम बोलेंगे प्राइमरी योक सैक। अब ये जो कैविटी दिख रही है, दिस इज एक्चुअली ये फॉर्मर, यानी कि पिछला क्या था, आपका ब्लास्टोसील ही था। अब क्योंकि ये रिड्यूस हो गया ना, अब इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, गैस्ट्रोसील। अब यही कैविटी आपका जो बाहर दिख रहा है, दिस इज योर गैस्ट्रोसील। फिलहाल हम इस कैविटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ मैं आपको बताऊं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अब ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, किसके, ह्यूमस मेम्ब्रेन के सेल्स, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल स्प्रेड। ओके, ऑल अराउंड। ओके, अभी कहाँ का स्प्रेड होगा, तो दो लेयर बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक इसके साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ बनेगा। तो देखो दोस्तों, मैं आप नया नेक्स्ट इसका लेवल या फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, तो अगेन वी हैव अ सेम। ओके, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, हियर वी हैव अ साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये मैंने बना दिया। ओके, उसके बाद आपका दोस्तों वी हैव अ लेयर। ओके, यहाँ पे जो दो कैविटी में बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस सेल्स को मैं छोटा कर दूंगा। यहाँ पे आपकी जो कॉलमनर सेल्स है उसको पतला बना देता हूँ, पहले कैविटी बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो हियर वी हैव दिस कैविटी। ओके, तो ये कैविटी बन गया मेरा, दिस इज योर एमनियोटिक कैविटी। और इसके ऊपर कुछ सेल्स बनेंगे दोस्तों आपके, ये दीज आर दी एमनियोजेनिक सेल्स। ओके, इसके नीचे जैसे मैंने आपको बताया, हियर वी हैव दिस कॉलमनर सेल्स। ये आपके क्या है, तो ये आपका एपीब्लास्ट है, दिस इज योर एपीब्लास्ट। और इसके नीचे हियर यहाँ पे फ्लैट सेल्स यानी कि हाइपोब्लास्ट,
जिसकी वजह से आपका एक कैविटी बन गया है। यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, आपका एक कैविटी। तो कैविटी में ड्रॉ कर देता हूँ अभी आपके लिए। सो दिस कैविटी इज योर एक्चुअली yolk sac. So here we have a yolk sac. ओके, तो ले दे के डायग्राम ये जो है ना, ये ऐसा ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया ना, दिस यूसर मेम्ब्रेन ओके स्टार्ट डिवाइडिंग। यहाँ पे भी कुछ सेल्स आपके डिटैच होते, डिवाइड होते, इससे नए सेल्स बनेंगे एंड अल्टीमेटली इट कंप्लीटली एनसर्कल दिस एंटायर स्ट्रक्चर। पूरी इस स्ट्रक्चर को क्या करता है, एनसर्कल करता है। किस तरह से, तो थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ से ऐसे इसको एनसर्कल करेगा। यहाँ से सेल्स आपके डिटैच हो रहे, ये इसको भी कवर करते हैं और इसको भी क्या करते, कवर करते हैं। ओके, तो इधर से कुछ इस तरह से इसको क्या करेंगे, कवर करके। मैं पूरा लेयर नहीं बनाऊंगा, जस्ट आप समझो ये सेल्स का ही पूरा क्या आपका एक लेयर है, तो जो इस तरह से इसको कवर कर रहा है। ओके, ये हो गया दिस वे। तो कुछ इस तरह से डिवाइड होके क्या करें दोस्तों, इट फॉर्म्स टू लेयर। ओके, यहाँ पे ये दो लेयर्स बना देता है। ओके, अब देखो ये जो दो लेयर्स बनी है ना, रिमेंबर स्टूडेंट, दीज आर एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये क्या बन गया आपका, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब दो लेयर बना है, एक आपका आउटर है, दूसरा आपका क्या है, इनर है। तो जो बाहर की तरफ है, दिस वन इज कॉल्ड पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो देखो ये जो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, बाहर का लेयर ये है आपका साइटोट्रोफोला, दिस वन इज योर साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये हो गया आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो अंदर की लेयर आपको दिख रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड पैराइटल, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक mesoderm. This one is your parietal extra embryonic mesoderm. Let me tell you student, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का मतलब है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का पार्ट है, मतलब इससे कुछ भी एम्ब्रियो आपका बनेगा नहीं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अनदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। मैं भी आपको बताऊंगा। अब देखो वैसा ही ये अंदर की तरफ देख रहे हो, तो ये बाहर की तरफ का है, दिस वन इज पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये अंदर जो आपको दिख रहा है ना, दिस, ये इसको हम बोलेंगे विसरल। ये भी आपका मीजोडर्म ही है, बट दिस वन इज कॉल्ड विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। ओके, सो वी हैव सबसे बाहर की तरफ दोस्तों आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट है, उसके अंदर एक नया लेयर बन गया आपका पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। उसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे कैविटी भी है, इस कैविटी का मैं नाम अभी लिखूंगा, बट उसके अंदर देयर इज वन मोर लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। रिमेंबर स्टूडेंट, ये पैराइटल और विसरल के बीच में आपको एक कैविटी दिख रही है ना, ये जो कैविटी है ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड कोरियोनिक कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस कैविटी इज एक्चुअली योर कोरियोनिक कैविटी। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ, इस कैविटी का नाम है दोस्तों कोरियोनिक कैविटी। तो यहाँ पे बन गया आपका दिस कैविटी इज कॉल्ड कोरियोनिक कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक कैविटी। और जो पूरा का पूरा, अब यहाँ पे बोलोगे कि कोरियोनिक कैविटी तो बन गया, बट कोरियोन किधर है, तो कोरियोन किसको बोलते हैं दोस्तों, इस पूरे स्ट्रक्चर को, साइटोट्रोफोब्लास्ट अलोंग विद पैराइटल एंड विसरल मीजोडर्म। तो ये पूरे लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरियोन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरियोन। तो ये है दोस्तों आपका कोरियोन। समझ में आया क्या, मतलब दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म प्लस विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, ये तीनों मिलके क्या बनाएगा आपका, कोरियोन बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बता दो, आगे क्या होगा, धीरे धीरे दोस्तों ये कोरियोन का लेयर क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या होगा आपका, बड़ा होगा। जैसे जैसे कोरियोन का लेयर बड़ा होता जाएगा ना फ्रेंड, वैसे वैसे जो आपका प्राइमरी योग साइक है ना, वो छोटा होता जाएगा। क्यों, ये दबेगा ना, तो ये छोटा होता जाएगा। आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग योग सैक इज वेरी स्मॉल। हमारे केस में योग सैक इतना बड़ा नहीं होता। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जो बेबी है ना, वो माँ की बॉडी से कनेक्टेड होता है थ्रू प्लेसेंटा, और यू कैन से द अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो माँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमारे केस में योग सैक एज सच कोई खास रोल नहीं है। हाँ, लेकिन बर्ड्स में हो उसका रोल अच्छा खासा होता है, तो वहां पे योग सैक आपको बड़ा मिलेगा। हमारे केस में योग सैक का इतना कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बन गया दोस्तों, ये कोरियन बन गया। ये पूरी तरह से क्या करेगा, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और एम्ब्रियो को पूरी तरह से सराउंड करेगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने आपको बताया ना, दिस कोरियन कंप्लीटली एनसर्कल
द एंटायर स्ट्रक्चर, इसको पूरी सबको इंसर्कल करता है, पर छोटा सा गैप छूट गया। क्योंकि आप देख रहे हो एक छोटा सा गैप छूट गया। दिस इज एक्चुअली यहाँ के जितने भी सेल्स हैं ना दोस्तों, ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जितने भी आपके सेल्स दिख रहे, जो भी यहाँ पे सेल्स होंगे ना, दिस सेल्स आर एक्चुअली योर कनेक्टिंग स्टॉक। इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग स्टॉक। ओके, अब ये जो कनेक्टिंग स्टॉक, ये जो जितने भी सेल्स हैं दोस्तों, इन फ्यूचर दिस कनेक्टिंग स्टॉक इज गोइंग टू डेवलप इनटू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी से क्या बनेगा आपका? अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ में आ रहा है? अब देखो यहीं से ना आपका अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगा और बच्चा जो है ना माँ से जुड़ जाएगा। कहीं से तो गैप होना चाहिए ना, तो गैप आपका इस कनेक्टिंग स्टॉक से, इसके लिए यहाँ पे छोटा सा गैप छोटा है, जिसके थ्रू बच्चा अपनी माँ की बॉडी से कनेक्ट होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये एपीब्लास्ट, इसी से क्या बनेगा? पूरा का पूरा आपका बेबी बनेगा। समझ में आया फ्रेंड? तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। ध्यान देना, अभी ये खत्म हुआ नहीं है, ये इसका पार्ट 1 है। गैस्ट्रुलेशन काफी बड़ा प्रोसेस है। ये मैंने सिंपल इतना बताया कि 8वें दिन से लेके 14वें दिन तक क्या चलता है। समझ में आया? तो ये एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन। एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।